नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस पोस्ट में मैं पार्ट 2 के छात्रों के लिए महासागरीय लवणता विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि महासागरीय लवणता क्या है। आप यहाँ लवण बजट के साथ ही लवणता के क्षैतिज तथा लंबवत वितरण को भी समझेंगे। लवणता के कटिबंधीय वितरण के ही अंतर्गत आप विश्व के अधिकतम लवणता क्षेत्र और न्यूनतम लवणता क्षेत्र के बारे में भी जान पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम महासागरीय लवणता क्या है इस विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। सागरीय जल में घुले हुए ठोस लवणता की मात्रा को महासागरीय लवणता कहते हैं। इसे फिर से सुने। सागरीय जल में घुले हुए ठोस लवण की मात्रा को महासागरीय लवणता कहते हैं। इसे प्रति 1000 ग्राम सागरीय जल में घुले हुए लवण की ग्राम मात्रा में व्यक्त किया जाता है। प्रति 1000 ग्राम सागरीय जल प्रति 1000 ग्राम में जब हम लोग व्यक्त करते हैं तो उसमें किसी डिजिट, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 100 प्रति 1000 ग्राम, तो जैसे आप मान लीजिए कि प्रतिशत का जो चिन्ह लगाते हैं तो उसमें एक डैश लगाते हैं, उसके ऊपर में एक बिंदा और नीचे में एक बिंदा लगाते हैं। तो नीचे वाले जो बिंदा होता है उसके ठीक बगल में एक और हम जो है सो बिंदा लगाते हैं। इस तरह से जो है वो प्रति 1000 को प्रदर्शित जो है सो करता है। वर्तमान में सागरीय जल की औसत लवणता 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम है। इसे 35 पर मिली से व्यक्त करते हैं। समुद्रों में लगभग 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। इनमें क्लोराइड, सल्फेट, ब्रोमाइड जैसे लवण की अधिकता है। सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक 78% पाए जाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% दूसरा प्रमुख लवण है। यह लवणता स्थलीय भागों की लवण युक्त चट्टानी क्षेत्रों से तथा स्थलीय एवं समुद्री ज्वालामुखी क्षेत्रों से मुख्यतः नदियों द्वारा दीर्घकाल से समुद्र में जमा किए गए हैं। हालांकि नदियों के जल में क्लोराइड की मात्रा कम होती है, लेकिन यह कम मात्रा ही दीर्घकाल में सागरीय लवणता का कारण बना। अब हम लवण बजट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लवण बजट का मतलब ये हुआ कि समुद्र में जो लवणता है वो जो है सो कितना प्रतिशत है, क्या वो बढ़ता है या घटता है या एक समतुल्य स्थिति में बना रहता है। अगर वह समतुल्य स्थिति में बना रहता है तो वो क्यों बना रहता है? जब मान लीजिए कि समुद्र के द्वारा या ज्वालामुखी के द्वारा उसमें लवण की मात्रा बराबर सदियों से डाली जा रही है, तो लवण की मात्रा समुद्र में दिन प्रतिदिन बढ़ते जानी चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं बढ़ रही है? एक सामान्य स्तर के बाद वो जो है सो स्थिर बना रहता है। वो क्यों ऐसा होता है? तो इन सारी बातों को की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उसको हम लोग बजट के रूप में कहते हैं, इसीलिए हम इसको लवण बजट के रूप में बता रहे हैं। ऐसे आपने जो है सो फर्स्ट पार्ट में जो है सो आपने सौर बजट के बारे में, सूर्य उष्मा बजट को आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग जो है सूर्य से जो पृथ्वी गर्मी प्राप्त करती है और पुनः जो है सो वो उसको वापस करती है, तो जिसके कारण कि पृथ्वी का जो तापमान होता है वो निरंतर जो है सो एक सामान्य स्तर पर बना रहता है। वो न तो बढ़ता है न ही घटता है। तो ऐसा क्यों होता है जबकि रोज़ जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी को गर्म करती है? तो इस सारे विषय पर जो हम आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा, उष्मा बजट
ठीक उसी तरह से अभी हम लोग जो है सो यहाँ पे लवण बजट के रूप में जो है सो हम पढ़ रहे हैं कि समुद्र का ये लवण बजट कैसा है। सागरीय लवणता की औसत मात्रा 35 पर मिली है, लेकिन विभिन्न अक्षांशों, कटिबंधों या प्रदेश में लवणता की मात्रा में विविधता पाई जाती है। इसका कारण लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले विविध कारक हैं। न केवल अक्षांशीय या कटिबंधीय आधार या लवणता की मात्रा में विविधता पाई जाती है, बल्कि समान अक्षांशों पर भी विभिन्न क्षेत्रों में सागरीय या अंतरसागरीय भागों में और तटीय एवं अंतःस्थलीय भागों में लवणता की मात्रा में विविधता पाई जाती है। इसके बावजूद पृथ्वी की औसत लवणता की वर्तमान मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। इसे ही लवण बजट कहते हैं। लवण बजट के अंतर्गत लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को विभिन्न क्षेत्रों की लवणता की मात्रा में परिवर्तन के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। विभिन्न मौसम में समान अक्षांशीय क्षेत्रों में भी लवणता की मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे ग्रीष्मकालीन दशाएं में उष्णकटिबंधीय अपेक्षाकृत शुष्क प्रदेशों में अधिक तापमान और वाष्पीकरण के प्रभाव से लवणता में वृद्धि हो जाती है, लेकिन इन्हीं प्रदेशों में शीतकालीन ठंडी दशाओं में कम तापमान और वाष्पीकरण की कमी के कारण लवणता में वृद्धि हो जाती है। बल्कि स्वच्छ जल की आपूर्ति के साधन की कोई भी स्थिति में लवणता में कमी आ जाती है। इसी संदर्भ में लवणता की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है और लवण बजट का निर्धारण किया जाता है। सागरीय लवणता का वितरण। अब हम सागरीय लवणता के वितरण पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला, तापमान। दूसरा, वाष्पीकरण की दर। तीसरा, वर्षा की मात्रा। चौथा, नदियों का गिरना। पांचवा, बर्फ का पिघलना। छठा, समुद्री जलधाराएं। सातवां, पवन। आठवां, तटीय स्थलाकृति या तटीय आकृति। और नवा, खाड़ियाँ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हमने जो ये विभिन्न लवणता को प्रभावित करने वाले मुख्य 9 कारकों के बारे में जो हम लोगों ने देखा, इसका सीधा सीधा कारण समुद्री लवणता को प्रभावित करता है। जैसे अगर तापमान अधिक होगा तो तापमान अधिक होने से वाष्पीकरण का दर जो है सो बढ़ जाएगा। तो वाष्पीकरण का दर अगर बढ़ेगा तो लवणता बढ़ जाएगी। फिर यहाँ वाष्पीकरण का दर भी तापमान से संबंधित है, जैसा अभी हमने चर्चा किया। वर्षा की मात्रा, वर्षा अगर अधिक होगी जिस जगह समुद्री भाग में, वहाँ पर लवणता की मात्रा कम जाएगी, क्योंकि वर्षा का जल मीठा जल होता है। नदियों का गिरना, जिस जगह पर समुद्र में नदियाँ जा कर के मिलती है, वहाँ पर चूँकि नदियाँ अपने साथ स्थलीय भाग की लवणता ले जा कर के समुद्र में गिराती है, तो उस जगह पर समुद्री लवणता अधिक होगी। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ अगर पिघलेगा तो लवणता कम जाएगा। समुद्री जलधाराएँ, हालांकि समुद्री जलधारा पर हम लोग अब मैं अगले वीडियो में विशेष चर्चा करूंगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि समुद्री जलधारा भी जो है सो लवणता को कैसे प्रभावित करती है। आइए अब हम सागरीय लवणता के वितरण को देखते हैं। सागरीय लवणता के वितरण को हम लोग 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, क्षैतिज वितरण और दूसरा, लंबवत वितरण। क्षैतिज वितरण और लंबवत वितरण से मेरा आशय ये है कि आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये समुद्र है, तो समुद्र जो बह रही है, समुद्र का जो जल है, तो अगर हम इस तरह से विश्लेषण करें, लवणता को बांटें, जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी जो है सो हिमालय से चल के बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, तो हिमालय से बंगाल की खाड़ी के बीच की जो लंबाई है, उस लंबाई पे अगर हम जो है सो वो अगर हम गंगा नदी को समुद्र मान लें, तो उस पर जो हम अब वर्णन करते हैं, लवणता का अध्ययन करें, लंबवत अध्ययन करना, तो ये लंबवत अध्ययन हुआ। और क्षैतिज अध्ययन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि गंगा नदी की गहराई 50 मीटर है
यानी कि गंगा नदी के जल का ऊपरी सतह और सबसे नीचे का जो सतह है वो 50 मीटर है। तो उसमें जो है जब हम ऊपर से नीचे समुद्र के अंदर जब हम लवणता का अध्ययन करें कि क्या ऊपर में जो लवणता है वही लवणता नीचे उसके नीचे उसके नीचे सबसे नीचे कैसी लवणता है, किस तरह से पाई जाती है, इस ऐसे अध्ययन को इस प्रकार के से जब हम अध्ययन करेंगे तो इसको हम लोग जो है सो क्षैतिज अध्ययन कहेंगे, क्षैतिज विभाजन कहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लवणता का क्षैतिज विभाजन करते हैं। लवणता के क्षैतिज विभाजन के रूप में विश्व में लवणता के क्षेत्रों को अधिकतम एवं न्यूनतम लवणता के प्रदेश के रूप में समझा जाता है। यह वितरण लवणता के कटिबंध स्वरूप को व्यक्त करता है। जैसे अधिकतम लवणता के क्षेत्र उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध प्रदेशों में विश्व के सर्वाधिक लवणता के अंतः स्थलीय, तटीय और सागरीय क्षेत्र स्थित हैं। इसका मुख्य आधार उच्च तापमान, वैश्वीकरण की तीव्रता दर और वाष्पीकरण की तुलना में वर्षा की मात्रा का कम होना है। इन क्षेत्रों में गर्म समुद्री जलधाराएं, गर्म व्यापारिक पवनें तथा तटीय स्थलाकृतियां भी लवणता को व्यापकता से निर्धारित करती है। अधिकतम लवणता के क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति के साधनों या स्रोतों, वर्षा जल और नदी जल का अभाव पाया जाता है। इन क्षेत्रों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। ये हैं बंद सागर एवं बंद झील का क्षेत्र तथा लगभग बंद सागर एवं खाड़ियां। बंद सागर एवं बंद झील का क्षेत्र के अंतर्गत महाद्वीपों या स्थलीय भागों के आंतरिक भागों में स्थित झील या सागर या जलीय क्षेत्र को रखा जाता है। इसमें टर्की का वान झील जिसकी लवणता 330 पर मिली है, जॉर्डन का मृत सागर जिसकी लवणता 240 पर मिली है, यूएसए का ग्रेट साल्ट झील जिसकी लवणता 220 पर मिली है, विश्व के सर्वाधिक लवणता क्षेत्र हैं। यहाँ स्वच्छ जल का कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं है और वाष्पीकरण की दर तीव्र बनी रहती है। लगभग बंद सागर एवं खाड़ियाँ इस वर्ग में ऐसे क्षेत्र आते हैं जिनकी स्थिति उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय तटवर्ती लगभग बंद सागर एवं खाड़ियों के रूप में है। यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां वाष्पीकरण के दर की तुलना में वर्षा की मात्रा कम है। साथ ही खुले सागरों से अपेक्षाकृत कम लवण युक्त जल की आपूर्ति नहीं हो पाती। कई क्षेत्रों में नदियों का मुहाना नहीं होना भी स्वच्छ जल की आपूर्ति में बाधक है, जो उच्च लवणता का कारण है। इन क्षेत्रों में लाल सागर में सर्वाधिक 40 से 41 पर मिली लवणता पाई जाती है। इसकी अक्षांशीय स्थिति उष्णकटिबंधीय है और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों से घिरी हुई है। यहाँ कोई भी नदी मुहाना नहीं बनती। यह विशिष्ट भौगोलिक दशाएं अधिक लवणता का कारण है। इसके अतिरिक्त फारस की खाड़ी एवं कच्छ की खाड़ी में भी लवणता अधिक पाई जाती है। भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, सार्गेसो सागर में लवणता सागरीय औसत 35 पर मिली से अधिक पाई जाती है। कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। इसके ऊपरी भाग में नदियों के गिरने और अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण लवणता कम पाई जाती है, लेकिन दक्षिणी भाग में अपेक्षाकृत उच्च तापमान और नदियों का मुहाना स्थित नहीं होने के कारण लवणता अधिक पाई जाती है। नदियों के प्रभाव को काला सागर के संदर्भ में समझा जा सकता है। काला सागर भी लगभग स्थलबद्ध सागर है, लेकिन यहाँ यूरोप की डेब्यू नदी सहित कई अन्य नदियाँ गिरती हैं। इसके कारण लवणता उच्च नहीं हो पाती है। यहाँ 220 से 30 पर मिली लवणता पाई जाती है। विषुवतीय प्रदेशों में वर्ष भर वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण लवणता में अधिक वृद्धि नहीं हो पाता और यहाँ 20 से 30 पर मिली लवणता पाई जाती है। स्पष्टता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा में अधिकता वाले क्षेत्रों में लवणता नियंत्रित रह जाती है। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में गर्म जलधाराओं के प्रभाव से
लवणता में थोड़ी वृद्धि हो जाती है, लेकिन पश्चिम तटीय भागों पर ठंडी जलधाराएं लवणता को कम कर देती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं उत्तरी प्रशांत प्रवाह की जलधारा क्षेत्र में लवणता संलग्न सागरों की तुलना में अधिक पाई जाती है। न्यूनतम लवणता के क्षेत्र। उच्च अक्षांशों के बंद सागर एवं झील में लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। आंतरिक खाड़ियों के क्षेत्र जो प्रायः वर्ष भर बर्फ से घिरे होते हैं, वहाँ लवणता कम पाई जाती है। इन क्षेत्रों में कम लवणता का कारण निम्न तापमान, वर्ष भर वाष्पीकरण की दर कम होना, बर्फीले नदियों का गिरना, हिमवर्षा से स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहना प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त खुले सागरों से अपेक्षाकृत अधिक लवणतायुक्त जल का प्रवेश नहीं करना भी मुख्य कारक है। इन क्षेत्रों में बाल्टिक सागर में स्थित बोथनिया की खाड़ी में गोटलैंड, जहां 6 से 7 पर मिली लवणता पाई जाती है, हडसन की खाड़ी जहां लगभग 11 से 13 पर मिली लवणता पाई जाती है, श्वेत सागर, काला सागर जैसे क्षेत्र में लवणता 20 पर मिली से कम है। उच्च अक्षांशों में ही आर्कटिक सागर में लवणता 20 पर मिली से अधिक पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण गर्म जलधाराओं के क्षेत्र से अपेक्षाकृत अधिक लवणयुक्त जल का प्रवेश करना है। अब हम लवणता का लंबवत विभाजन को देखते हैं, को समझते हैं। लवणता के लंबवत वितरण में भी असमानता पाई जाती है। विषुवतीय क्षेत्रों में सतह के ऊपर कम लवणता पाई जाती है, लेकिन नीचे के जल में लवणता का प्रभाव अधिक होता है। अधिक घनत्व के कारण लवण नीचे बैठते रहते हैं और वर्षा के कारण स्वच्छ जल सतह पर अधिक प्रभाव पड़ता है। विषुवत रेखा पर नितल में ध्रुवीय जल के आने के कारण लवणता कम पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में 200 फैथम की गहराई तक लवणता बढ़ती है, उसके पश्चात घटती है। इसका कारण उपसतही जलधारा है जो उच्च अक्षांश से मध्य अक्षांश की ओर चलती है। उच्च अक्षांशों में गहराई के अनुसार लवणता में वृद्धि होती है, पुनः नितल पर कम लवणता पाई जाती है। नमस्कार, आज के पोस्ट में बस इतना ही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस विषय वस्तु को समझने में आपको कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत फ़ोन नंबर 9470786423 पर संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो पोस्ट कब में जो मैंने महासागरीय लवणता पर जो चर्चा की है, इसका PDF फाइल भी हमारे महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर डाला गया है। आप वहां से भी जो है सो इसे उसका PDF ले करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और समझने में कोई भी कठिनाई हो तो आप हमसे व्यक्तिगत फ़ोन नंबर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 9470786423 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे समझ सकते हैं। धन्यवाद।